हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू पीआईबी इनसाइट्स। आज का हमारा लीड टॉपिक है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर आप आज के पीआईबी आर्टिकल्स को ध्यान से देखो तो मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज की थी वो है अबाउट कार्बन मार्केट। अब कैसे इसको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाएगा, बट ये तुरंत अभी लॉन्च हुआ है और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं अभी, तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा कंटेंट बनाने में, सो दैट आपको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में यहाँ पे जो भी की फैक्ट्स हैं इसके बारे में वो सारा कुछ मिल जाए। तो इसके वजह से आज के वीडियो में टॉपिक ये ना रखते हुए हमने फिर कुछ और ऑप्ट किया है। बट अगर आप इसको रीड कर रहे हैं खुद से तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि कार्बन क्रेडिट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इसको मार्केट में यूज कैसे किया जाता है, उसके बाद कार्बन मार्केट के कितने टाइप्स होते हैं, फिर जो इंडिया में अभी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा अपने नोट्स में इंक्लूड करना पड़ेगा कंटेंट, सो दैट आपका बेसिक पार्ट इसका कवर हो जाए। और उसके बाद ही फिर आप ये अभी जो भी लॉन्च हुआ है पूरा, सो उसको कवर करने के पहले, उसको लाइक इसके बारे में सर्च करने के पहले आप ये सब टॉपिक्स थोड़ा देख लेना, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएगा। जैसे अभी जिसके बारे में न्यूज़ आई है दैट इज वॉलंटरी कार्बन मार्केट। ये वन ऑफ द टू टाइप्स है। जो दूसरा टाइप है उसको हम बोलते हैं कंप्लायंस मार्केट, ठीक है। तो जब तक आपके पास स्टैटिक नॉलेज नहीं है इसकी, तब तक ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगी। और इस आर्टिकल में ऐसे आप देखो तो ऑनेस्टली इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगर आपने सिर्फ इस आर्टिकल को रीड किया तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसका स्टैटिक बैकग्राउंड आपको देखना ही पड़ेगा नेट पे सर्च करके। एंड अभी जैसे जनवरी खत्म होने वाली है, तो इस मंथ के लास्ट में, आई मीन मंथ ओवर होने के बाद बेसिकली, जब हमारा पीआईबी सूत्रा या फिर संपूर्णा फाइल जब हमारी रिलीज होगी, तो इसमें उसमें इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी के लिए बस आप ये 3-4 पॉइंट्स ये खुद से सर्च करके देखो, क्योंकि आपने अगर खुद से थोड़ी मेहनत की तो आप रिटेन भी इसको अच्छे से कर पाओगे जब लास्ट में कंपाइलेशन आती है इसकी। तो सो इस आर्टिकल को हम आज कवर नहीं करेंगे, बट आई प्रॉमिस कि इसके बारे में हम एक डिटेल सेशन रखेंगे, क्योंकि एक बार जब ये लॉन्च हो गया अब, तो इसके बारे में आर्टिकल्स फिर आते रहेंगे। अब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कितने दिनों बाद ये आर्टिकल आती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जब भी आएगा हम इसको उस समय डिटेल में कवर करेंगे। तब तक मैं भी अपने पार्ट पे जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो निकाल के रखूंगा, ताकि आपको सेशन में बता पाऊँ। तो आज का जो हमारा लीड टॉपिक है उस पर आते हैं, दैट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब ये बहुत ही छोटी सी टॉपिक है, मैं इस पर वीडियो बनाना भी नहीं चाह रहा था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कोई और आर्टिकल जिसको इतने डिटेल में कवर कर पाए वो था नहीं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में ज़रूर है, लेकिन वो उसमें भी उतना ज़्यादा कुछ नहीं है कि मैं आपको अगर देखें ऐसे तो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बता पाऊँ उसमें, ठीक है। सो ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। जितने की फैक्ट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो एक एक करके मैं बता देता हूँ कि इस स्कीम में आपको एग्जैक्टली कौन से फैक्ट्स पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप इसको पढ़ने बैठ जाओ तो काफ़ी सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम के लिए उतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सा पार्ट है। तो सबसे पहले 2015 में इसको अनाउंस किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब पटेल जी को बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली डेडिकेट की है। जैसे अगर हम पिछले कुछ साल की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके अलावा जो मिशन लाइफ हमारा लॉन्च हुआ था वो भी गुजरात के एक जगह जिसका नाम है केवड़िया, तो वहां पे इसको लॉन्च किया गया था। एंड इनफैक्ट यही वो जगह है जहां पे स्टैचू ऑफ यूनिटी को यहां पे बनाया गया, ठीक है। सो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं। 2015 में अनाउंस हुआ, 2016-17 के बजट में, यूनियन बजट में ऑफिशियली और फॉर्मल वे में इसको अनाउंस किया गया कि हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। उसके पहले बस प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था 2015 में। बजट में इसको बजट 2016-17 में इसको ऑफिशियल स्टेटस मिला। अच्छा, इसकी जो नोडल एजेंसी या फिर मिनिस्ट्री है उस पर आप ध्यान देना, यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो मिनिस्ट्री तो चलो बहुत सिंपल है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, लेकिन ऑलमोस्ट हर मिनिस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है, उसमें आपको दिखेगा कि टोटल 6 उसमें डिपार्टमेंट्स हैं। लाइकवाइज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसमें 2 डिपार्टमेंट्स हैं। ऐसे ही करके अलग अलग मिनिस्ट्रीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो जो डिपार्टमेंट इस गवर्नमेंट स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसमें एक और डिपार्टमेंट है इसी मिनिस्ट्री में, वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। सो यहां पे गलती होने के चांसेस हैं, तो आप डिपार्टमेंट का नाम अच्छे से याद रखना। वैसे ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इस पर न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आती। ठीक है, अभी जैसे न्यूज़ आई है इसके ऊपर, ये हो सकता है कि एग्जाम तक दोबारा इस पर कुछ आए ही ना, बट एज्यूमिंग कि ये हो सकता है न्यूज़ में फिर से आ जाए, तो आपको ये देखना है अच्छे से। बस एक बार देख लो, ज़्यादा फैक्ट्स है भी नहीं, तो आपको याद रखने में दिक्कत होगी नहीं इसमें। अच्छा, नोडल मिनिस्ट्री के अलावा अगर हम इसको इंक्लूड करें और बाकी सारे मिनिस्ट्रीज को देखें जो कि इस इनिशिएटिव में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे टोटल 12 मिनिस्ट्रीज हैं, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। बट अगर हम लीड मिनिस्ट्री बोले, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसी मिनिस्ट्री का काम है कि पूरे प्लान को डिवाइस करना और उसे फिर इंप्लीमेंट करना, और इसको इंप्लीमेंट करने में जिस भी मिनिस्ट्री की हेल्प लगेगी, तो उस मिनिस्ट्री से बात करने का और बात करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। और इनके साथ साथ 11 और मिनिस्ट्रीज हैं, तो टोटल क्या हो गया, टोटल 12 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। अब मिनिस्ट्रीज के नाम आपको इसके साइट पे मिल जाएंगे, लेकिन वो याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई ऐसा फैक्ट हो कि 12, 15, 20 ऐसे करके आपको अलग अलग वहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज बोल लो या फिर फैक्टर्स बोल लो, अगर ये सब है तो वो पूरा रिकॉल करने की या फिर उसको मेमोराइज करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। बाकी अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ऐसे करके टोटल 12 मिनिस्ट्रीज हैं इसमें। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोग्राम का जो नाम है उससे ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि हम कैसे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स या फिर यूटीज को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बीच में कल्चरल एक्सचेंज होनी चाहिए, उनके बीच में एजुकेशनल एक्सचेंज होनी चाहिए, और जब तक ये एक्सचेंजेस नहीं होंगे तब तक किसी एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा। क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन को देखो, पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है जो कि ट्रैवल नहीं करता, खास करके रूरल एरियाज़ में रेयरली कोई अपने स्टेट से बाहर जाता है। एंड अगर वो जाते भी हैं बाहर, तो हो सकता है कि किसी टेम्पल में जाएं, किसी दूसरे स्टेट के टेम्पल में, या फिर कोई और रिलीजियस साइट पे। ठीक है, आज से कुछ दिन पहले जब हमने रिलीजियस टूरिज्म का सेशन किया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो हमारी टोटल डोमेस्टिक टूरिज्म है उसका 60% जो है वो रिलीजियस टूरिज्म होती है। सो एज्यूमिंग कि ज़्यादातर लोग रिलीजियस रीजन्स की वजह से ही ट्रैवल करने जाते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं मिल पाता कि वो रिलीजन के बियॉन्ड जो बाकी के कल्चरल हमारे हेरिटेज हैं उनके बारे में जाने कि दूसरे स्टेट्स में क्या क्या है। तो इसलिए कोई ऐसा प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था जो कि लोगों को अलग अलग स्टेट्स के लोगों को इंटीग्रेट करे और एक दूसरे के बारे में उनको बताए। ठीक है, तो इसलिए इसको स्टार्ट किया गया। बाकी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आप रीड करो, इट एम्स टू एनहांस इंटरेक्शन एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट यूटी पेयरिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है। पेयरिंग का मतलब ये हो गया बेसिकली किसी 2 स्टेट या यूटी को एक साथ कनेक्ट किया गया, उनकी पेयर बना के। और होगा क्या फिर कि ये जो 2 स्टेट्स हैं जो कि एक पेयर में हैं, तो इनके बीच में कल्चरल एक्सचेंजेस होती हैं, जिसके थ्रू स्टेट ए के लोग स्टेट बी के बारे में अच्छे से जान पाते हैं, लाइकवाइज स्टेट बी के लोग स्टेट ए के बारे में जान पाते हैं अच्छे से। तो ये बहुत ही यूनिक आइडिया है, ये आपको रेयरली किसी और स्कीम में मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो थोड़ी यूनिक फीचर्स हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए और वो आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। अच्छा, इसके बाद द स्टेट्स कैरी आउट एक्टिविटीज टू प्रमोट अ सस्टेन्ड एंड स्ट्रक्चर्ड कल्चरल कनेक्ट इन द एरियाज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड म्यूजिक, टूरिज्म एंड कुजीन। तो मतलब कि जितना भी कुछ हो सकता है वो सारा इसमें कवर्ड है। ठीक है, वो सारा इसमें कवर्ड है। जैसे केरला में सोर्ड के ऊपर एक स्पोर्ट्स टाइप का ही है वो, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। सो वैसा आर्ट फॉर्म किसी और स्टेट में नहीं मिलता।
ठीक है, तो हर स्टेट के पास कुछ ना कुछ यूनिक होता है ऑफर करने को, और इसके बारे में दूसरे स्टेट को बताया जाना ये बहुत ज़रूरी है। तभी टुगेदर कलेक्टिवली जो हमारा इंडियननेस है वो फिर बाहर निकल के आता है। तो इसलिए ये स्कीम बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये पेयरिंग होती कैसे है। तो यहाँ पे आपको नाम दिख रहे होंगे कि गुजरात को पेयर किया गया छत्तीसगढ़ के साथ, तमिलनाडु को पेयर किया गया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के साथ, मध्य प्रदेश को पेयर किया गया मणिपुर एंड नागालैंड के साथ। लाइकवाइज बहुत सारे यहाँ पे आपको पेयर्स दिखेंगे। क्या ये सारे पेयर्स याद करने जरूरी हैं? बिल्कुल नहीं, आपको ये याद नहीं करना है। आपको बस देखना है कि पेयरिंग यहाँ पे कैसे कैसे हो रही है। ठीक है, टोटल कितने पेयर्स हैं ये आप जरूर याद रखो। तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये आपको यहाँ पे लिखना है कि टोटल ऐसे 15 पेयर्स हैं। इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है आराम से कि टोटल कितने पेयर्स हैं ऐसे ऐसे, तो वो है 15। बस आप ये याद रखो हर पेयर के अंडर कौन कौन से स्टेट या फिर यूटीज हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एग्जाम से पहले अगर ये न्यूज़ में आता है, अगर ये स्कीम या फिर ये प्रोग्राम अगर न्यूज़ में आए और उसमें किसी पार्टिकुलर पेयर के बारे में कोई बात अगर बोली जा रही है, हो सकता है उसी पेयर के बारे में न्यूज़ हो, फिर वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश, इसका जो पेयर मणिपुर एंड नागालैंड के साथ है, इसके ऊपर कोई अपडेट आती है एग्जाम से जस्ट पहले, एग्जाम से हो सकता है 2-3 हफ्ते पहले, 1 मंथ पहले अगर कोई न्यूज़ आती है, तो उसमें अगर इसके ऊपर कोई अपडेट है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एमपी का पेयर किन स्टेट्स के साथ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट अभी एग्जाम में बहुत लंबा टाइम है, राइट। तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 के बराबर है, क्योंकि आज के आर्टिकल में किसी भी पेयर के बारे में कोई बात हुई भी नहीं है। बस ये बताया गया है कि ऑरोविल जो कि पौंडीचेरी में एक आश्रम टाइप का है, तो वहाँ पे इंडिया के बहुत सारे स्टेट से कुछ लोगों को लेके जाया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि फिर वो पौंडीचेरी के कल्चर को देखेंगे बहुत ही नज़दीक से, एंड उससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि पौंडीचेरी का फिर पेयर किसके साथ है। पौंडीचेरी का पेयर है किसके साथ? तो चंडीगढ़ और पौंडीचेरी, इन दोनों को पेयर किया गया है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के साथ। तो मतलब चंडीगढ़ एंड पौंडीचेरी दोनों का पेयर है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के साथ। तो ये आपको याद रखना है। आप चाहो तो इस आर्टिकल से बस ये वाला पार्ट आप याद रख लेना, बाकी सब अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद किस किस टाइप की एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और इसमें भी लिस्ट बहुत लंबी है। अगर मान लो कि टोटल 4 या 5 ऐसे एक्टिविटीज होते हैं तो हम फिर भी हम इनको मेमोराइज करते हैं, इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट है तो अब इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। ओके, तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। आप एक बार बस देख लो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट दिस स्कीम प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। अब इसमें फूड फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज किए जाने हैं, तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जैसे मान लो हमने अभी देखा कि चंडीगढ़ और पौंडीचेरी, इनकी पेयरिंग की गई थी दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के साथ। ठीक है, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि चंडीगढ़ के लोगों को दादर एंड नगर हवेली की फूड से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए बेसिकली। ठीक है, और एक दूसरे स्टेट या यूटीज़ के जो भी ऐसे फूड हैबिट्स हैं या फिर कुजीन्स हैं, तो उनसे दूसरों को अवेयर कराया जाए। लाइकवाइज कल्चरल एक्सचेंज, यूथ फेस्टिवल्स होते हैं। रिसेंटली बहुत बार न्यूज़ में आया है, आपने उसके बारे में सुना होगा, काशी तमिल संगमम। तो ये भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर ही आता है, जिसमें कल्चरल एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आपको ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप इसको देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्कीम के थ्रू क्या क्या किया जा रहा है। इसके बाद पेयरिंग में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि किसी एक स्टेट को मैक्सिमम किसी एक स्टेट के साथ ही उनकी पेयरिंग की जा सकती है। ये जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं ये वेरी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर छोटे छोटे स्टेट्स हैं तो ऐसे छोटे छोटे 2 या 3 स्टेट्स के साथ किसी बड़े स्टेट को
किसी बड़े स्टेट के साथ उसका पेयर बनाया जा सकता है। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना कि ये 1 to 1 नहीं है, ये 1 to 2 या फिर 1 to 3 भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके लास्ट में ये क्वेश्चन आपको करना है। इसमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको आंसर में बताना है कि इसमें से कितने करेक्ट हैं। ये स्कीम क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैंने आपको बता दिया पहले ही, तो इसमें कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, तो जितना भी हमने आज देखा है उसी में से उसी कंटेंट से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताना, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लो आप, और इसका जो भी आंसर लग रहा है आपको वो आप ऐसे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।